हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ कर रहे थे हिंदी व्याकरण के PYQ। उसके अंदर टॉपिक चला हुआ था हमारा हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। तो उसकी 2 क्लास हो चुकी थी। आज चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, बी ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य में, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो की पुस्तकों में, डी ऑप्शन है जय भट्ट के शिलालेख में। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा? क्या रहेगा आंसर? आंसर डी रहेगा। सबसे पहले देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम विकास कहाँ पे पाया गया है? जय भट्ट के शिलालेख में। और ये कब खुदवाए गए थे जय भट्ट के शिलालेख? 800 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? ए ऑप्शन है मागधी, बी ऑप्शन है सोरसेनी, सी ऑप्शन है पेशाची, डी ऑप्शन है अर्धमागधी। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बिहारी बांग्ला उड़िया और असमिया। तो आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। मागधी से किसका विकास हुआ है? बिहारी का, बांग्ला का, उड़िया का और असमिया का। सोरसेनी से पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का और गुजराती का। और पेशाची से लैंदा और पंजाबी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का। इसके अंदर कौन सी आती है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो ये सब अर्धमागधी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी और पेशाची के अंदर आती है लैंदा और पंजाबी। सोरसेनी अपभ्रंश के अंदर आती हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। और मागधी के अंतर्गत आती हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? जो ये अपभ्रंश शब्द है ये पूछ रहा है भाई कब से स्टार्ट हुआ है? ए 11वीं शताब्दी, बी 9वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी, डी 6ठी शताब्दी। तो बताइए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे?
तो आंसर क्या रहेगा? छठी छठी शताब्दी से इसका अपभ्रंश का विकास माना जाता है, प्रारंभ। और ये सबसे पहले जो अपभ्रंश शब्द निकल के आया था वो कहाँ से निकल के आया था? सबसे पहले जो प्रमाणिक माना गया है, पतंजलि की जो महाभाष्य है ना, महाभाष्य रचना है पतंजलि की, उसके अंदर अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? ए मानक भाषा, बी है लोक भाषा, सी है काव्य भाषा, डी है जन भाषा। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? तो भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं हम? मानक भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है बाबूराम विष्णु पराड़कर, डी ऑप्शन है राजगोपालाचारी। तो बताइए आंसर क्या रहेगा? ये पूछ रहा है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या रहेगा? बी महात्मा गांधी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा जो शब्द दिया गया है इससे क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है सरकारी कार्यालय की भाषा, बी ऑप्शन है राज्य में बोलचाल की भाषा, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, डी ऑप्शन है संविधान की भाषा। तो बताइए। तो आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सरकारी कार्यालयों की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। जो भी हमारे सरकारी कामकाज होते हैं उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। क्वेश्चन है अगला, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? कौन से आयोग की? ए ऑप्शन है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, बी ऑप्शन है राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान आयोग और डी ऑप्शन है शब्दावली आयोग। तो इनमें से कौन सा आयोग था? जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 1961 में की थी? तो आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भारत सरकार ने 1961 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है।
तो देखिए, जो खड़ी बोली है कहाँ पे बोली जाती है? खड़ी बोली बिजनौर में, ब्रजभाषा आगरा में, बांगरू करनाल में और अवधी सुल्तानपुर में। ठीक है, ये हमारा सही सुमेलित है। और बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? बघेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए है रोमन, बी ऑप्शन है देवनागरी, सी ऑप्शन है हमारा फारसी, डी ऑप्शन है रूसी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, वो बताना है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। आंसर क्या रहेगा? तो कौन सा रहेगा ऑप्शन? हमारा सी, फारसी है जो, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। रोमन होगी, देवनागरी होगी और रूसी होगी, ये कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? ए है कन्नड़, बी है मलयालम, सी है बंगाली, डी है तेलुगु। बताइए। तो आंसर क्या रहेगा? सी हो जाएगा, बंगाली। ये कौन सी भाषा परिवार के अंदर आती है? बारोपीय। और ये तीनों कौन से उसमें आती हैं भाषा परिवार में? कन्नड़ और मलयालम तेलुगु, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर आती है। हमारी 4 भाषा परिवार हैं हमारे भारत के अंदर। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। ए ऑप्शन है केरल तथा कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र तथा गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा तथा वेस्ट बंगाल, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या रहेगा? कहाँ पे बोली जाती है? बी ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र तथा गोवा के अंदर कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा की क्या है? ये राजभाषा है कोंकणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है राज्य भाषा, बी ऑप्शन है साहित्य, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, डी ऑप्शन है बोली। अक्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? अक्षेत्रीय रूप कौन सा होता है? जो भी हम जिस भी स्थान पे रहते हैं वहाँ जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? बोली। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। यहाँ पे बोली क्या होती है? जो भी हम अपने घरों के अंदर या आस पड़ोस में या उस स्पेसिफिक एरिया में जो भाषा प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? बोली। और जब बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह क्या कहलाती है? परिनिष्ठित भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? कि हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है? ए है ब्रज, बी ऑप्शन है ब्राह्मण, सी ऑप्शन है शौरसेनी, डी ऑप्शन है मागधी।
तो आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? तो क्या रहेगा आंसर है? शोरसेनी। शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है ना। ब्राचड़ से कौन सी का हुआ है? सिंधी का। ठीक है। मागधी से बिहारी का। और ये जो ब्रज है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी शोरसेनी के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं है? रोमन लिपि। ए है कुल्लुई, बी ऑप्शन है फ्रेंच, सी ऑप्शन है जर्मन, डी ऑप्शन है स्पेनिश। तो रोमन लिपि का प्रयोग किसके लिए, किस भाषा के लिए नहीं होता? बताइए। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए कुल्लुई भाषा के अंतर रोमन लिपि का प्रयोग कुल्लू भाषा के अंदर नहीं होता। और कौन सी भाषा के अंदर होता है? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इन तीनों के अंदर रोमन लिपि का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न। ये कह रहा है कि पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न एक नई जबान कौन सी है? ए ऑप्शन है मानक, बी है पश्चिम भाषा, सी है हिंदुस्तानी, डी है साहित्यिक भाषा। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा सी। जो भी पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जो भी जबान निकली थी वो क्या कहलाती थी? हिंदुस्तानी भाषा। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो रागड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? बताइए। तो आंसर क्या रहेगा? बी, हरियाणा के अंदर रागड़ी बोली बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ए व्याकरण, बी बोली, सी भाषा, डी लिपि। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को? लिपि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ए है बंगला, बी है असमिया, सी है उड़िया, डी है कन्नड़। तो बताइए।
तो आंसर क्या रहेगा? कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक के अंदर। ये जो है द्रविड़ भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम था ना, इसके अंतर्गत जो है द्रविड़ भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत और कौन सी आती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये आते हैं। और ये किसके अंतर्गत आती है? ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अपभ्रंश, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, डी ऑप्शन है पाली। तो बताइए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है इनमें से? क्या रहेगा आंसर? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है इनमें से? वैदिक संस्कृत है। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी थी? वैदिक और लौकिक। वैदिक थी, लौकिक संस्कृत थी। और इसका टाइम पीरियड कितने से कितना था? 1500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये कौन किसके अंतर्गत आते हैं? पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। ये आते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत खालिस्तान और खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ए ऑप्शन है पाली प्राकृत, बी ऑप्शन है संस्कृत और प्राकृत, सी ऑप्शन है वैदिक भाषा और पाली, डी ऑप्शन है प्राकृत और पाली। तो बताइए सीक्वेंस क्या थी हमारी भाषा के अंदर? देखिए सबसे पहले क्या थी? संस्कृत। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। इब संस्कृत 2 स्वरूप में थी, कौन कौन से? वैदिक और लौकिक। इसके संस्कृत के बाद क्या आती है? पाली, जो कि बौद्धों की भाषा थी। पाली के बाद प्राकृत, ये जैन साहित्य की भाषा थी प्राकृत। फिर आती है अपभ्रंश, फिर आती है हिंदी। ठीक है, इसके बाद अवहट को भी रखा गया है। अवहट क्या कौन सी भाषा होती है? जो अपभ्रंश का बिगड़ा रूप होती है।
यहाँ पे उसको रखा जाता है। तो सीक्वेंस क्या रहेगी, लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी का भाषा का विकास उचित विकास क्रम में है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। आधुनिक, ए ऑप्शन है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, सी ऑप्शन है 1000 ईस्वी से अब तक, और डी ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। तो ऑप्शन कौन सा सही है। क्या पूछ रखा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो बताइए। तो ऑप्शन कौन सा है सही, भारतीय आर्य भाषा आधुनिक, आधुनिक पूछा है तो 1000 ईस्वी से अब तक, ये ऑप्शन सही रहेगा। सीक्वेंस क्या थी देखिए एक बार फिर बताती हूँ। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, उसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर थी इसके अंतर्गत कौन सी आती है हमारी वैदिक और लौकिक संस्कृत। सेकंड है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा। इसके अंतर्गत इसका टाइम पीरियड क्या था, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सी आती है, पाली प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है, तीसरा है हमारी आधुनिक, आधुनिक आर्य भाषा। इसका टाइम पीरियड कितना है, 1000 ईस्वी से अब तक। और इसके अंतर्गत कौन सा आती है भाषा, हिंदी। ये सीक्वेंस थी, तो आंसर क्या रहेगा, 1000 ईस्वी से अब तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। ए प्राकृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है अपभ्रंश, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो बताइए। तो आंसर क्या रहेगा, अपभ्रंश। अभी मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में कि सीक्वेंस क्या है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो हिंदी का विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा हो जाएगी यहाँ पे, अपभ्रंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्राह्मी से कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मी। ए ऑप्शन है देवनागरी, बी ऑप्शन है गुरुमुखी, सी ऑप्शन है कैथी, डी ऑप्शन है खरोष्टी। तो कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। क्या रहेगा आंसर है, ए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कौन सी लिपि से हुई है, ब्राह्मी लिपि से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है भोजपुरी, सी ऑप्शन है उर्दू और डी ऑप्शन है हिंदी। दूसरी भाषा पूछ रखी है यहाँ पे, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? उर्दू। उर्दू क्या है? उत्तर प्रदेश की दूसरे राज्य भाषा है और पहली क्या है? हिंदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ए ऑप्शन है पाली से, बी ऑप्शन है अपभ्रंश से, सी ऑप्शन है प्राकृत से, डी ऑप्शन है संस्कृत से। तो आंसर बताइए। बताइए आंसर क्या रहेगा। आंसर क्या रहेगा? अपभ्रंश से। सीक्वेंस क्या है इसकी अपभ्रंश की? देखिए, पहली है शोरसेनी, फिर है मागधी, अर्ध मागधी, ब्राह्मण, सिंधी, महाराष्ट्री, पेशाची, ये हैं। तो शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ये है मागधी से बंगाली, बिहारी, उड़िया, असमिया। ठीक है, ये सभी मागधी से निकली हैं और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हैं सभी। ठीक है, ब्राह्मण से सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी और पेशाची से लैंदा और पंजाबी। ये क्या हैं? ये आधुनिक भाषाएं हैं। ये क्या है? अपभ्रंश से जो निकली हैं हमारी भाषाएं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है?
ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्य कौन सी भाषा में होते हैं। ए ऑप्शन है उर्दू में, बी ऑप्शन है हिंदी में, सी ऑप्शन है अंग्रेजी में, डी ऑप्शन है भोजपुरी में। तो बताइए आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी हिंदी। राजकीय कार्य कौन सी भाषा के अंदर होते हैं, हिंदी के। हिंदी क्या है, राजभाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। ए गुजराती, बी मराठी, सी बंगाली, डी तमिल। तो क्या रहेगा आंसर है, ऑप्शन रहेगा बंगाली। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है, बंगाली। सबसे पहले क्या आती है हमारी, हिंदी सर्वाधिक तौर पे। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। फिर आती है बांग्ला, फिर बोली जाती है मराठी, उसके बाद तेलुगु, और फिर तमिल। तमिल को प्राचीन भाषा बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारत की संपर्क भाषा है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है उर्दू, डी ऑप्शन है मराठी। तो भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। तो क्या होगी भारत की, हिंदी। हिंदी क्या है, भारत की संपर्क भाषा। क्या होती है संपर्क भाषा, कि जो अलग अलग क्षेत्रों में हम संपर्क के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह क्या होती है, हमारी संपर्क भाषा होती है। और विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, विश्व की संपर्क भाषा। और हमारे भारत की हिंदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। ए ऑप्शन है जर्मन, बी अंग्रेजी, सी चीनी, डी फ्रांसीसी। तो बताइए आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा चीनी। चीनी क्या है, जो मंदारिन लिपि है ना, मंदारिन भाषा की चित्रात्मक लिपि से इसका विकास हुआ है। और सारी क्या है, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी क्या है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के राजभाषा में बताया गया है कि हिंदी को भारत की कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 343 वन में या अनुच्छेद 272 वन में
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 132, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 13। यहीं तक है। तो बताइए आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन रहेगा 1 ए। भारत के संविधान के अंतर्गत राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। और किसकी अध्यक्षता में आयोग हुआ था? ये बीजी खेर थे इसके अध्यक्ष। तो इस आयोग में ये कहा गया था कि जो हमारी हिंदी भाषा है और लिपि हमारी देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 एक से लेकर 351 तक क्या है? हमारी भाषा का जिक्र है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है और कल फिर मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।